दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट कैसे हम शुरू करें। हमारे पास लैंड है और हमारे पास फंड नहीं है। जिनके पास फंड है उनके पास लैंड नहीं है। तो एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता है। कंपनियां आपके ही लैंड को कैसे प्रिफर्ड करें, क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि लॉजिस्टिक का काम बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ा है। सप्लाई चेन का काम कभी रुकता नहीं है। तो सप्लाई चेन में बहुत सारा काम हुआ है इंडिया में और अभी हो रहा है। ये जो इंडस्ट्री है ये 44% के हिसाब से ग्रो कर रही है हर साल, साल दर साल। तो इसमें अभी स्टोरेज बिजनेस में बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा, या आप लखनऊ में है या बेंगलोर में है या भिवंडी में है या अहमदाबाद में है, तो बहुत तेजी के साथ स्टोरेज का काम शुरू हुआ है। स्टोरेज में अब नई टेक्नोलॉजी पीवी स्ट्रक्चर के वेयरहाउस अब बन रहे हैं। पहले गोडाउन बनते थे, अब वेयरहाउस बन रहे हैं। तो वेयरहाउस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। उनका लेआउट प्लान कैसे होना चाहिए। वेयरहाउस के चारों तरफ पेरीफेरी यानी कि वेयरहाउस के चारों तरफ कितना सेटबैक छोड़ना चाहिए। कॉलम का डिज़ाइन कैसे आप करवाएं, और आपका एक पिलर से दूसरे पिलर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे अगर कोई कंपनी रैक लगाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि अगर आप वेयरहाउस प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग जब एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तब उनको ये समझ में आता है कि यार मैंने ये प्रिपरेशन अगर पहले कर ली होती तो मुझे दिक्कत नहीं आती। तो आज ये हम समझेंगे कि आप एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट जब करने जा रहे हैं तो आपको फंड कहाँ से मिलेगा। दूसरा, इसका लेआउट प्लान या इसकी प्रिपरेशन में आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास सिर्फ लैंड होना ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। जहाँ तक फंड की बात करें तो जब भी कोई कंपनी आपकी लैंड को शॉर्टलिस्ट करती है या ये कहती है कि हम आपके साथ बिल्ड टू शूट वेयरहाउस का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक LOI देती है, लेटर ऑफ इंटेंट। उस लेटर ऑफ इंटेंट को अगर आप बैंक को दिखाते हैं तो बैंक आपका प्रोजेक्ट फिनांस कर देता है। ये एक सीधी लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं। बैंक भी बहुत सारी डिटेल आपसे इसके अकॉर्डिंग में मांगता है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप LOI लेके गए और बैंक ने आपका ठीक है आप कंपनी का लेटर लेके आए हैं, आपको हम इमीडिएट लोन दे रहे हैं। बैंक बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी आपसे कराता है। तो बैंक जब आप बैंक को ये लेटर दिखाते हैं तो बैंक ये समझ जाता है कि इतने साल के लिए ये लैंड वेयरहाउस के लिए किराए पे गई है और इसका इतना किराया मिलेगा। तो बैंक को एक तरह से गारंटी मिल जाती है कि इस लैंड पे जो वेयरहाउस बनेगा उसमें हमें इतने साल तक हमें इतना रेंटल मिलेगा। तो बैंक को बड़ा इजी हो जाता है उस कस्टमर को लोन देना। इसके अलावा इसमें आपको मार्जिन मनी भी देना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो है आपको पूरे पैसे नहीं देता है। बैंक आपको 80 to 90% का लोन करता है। बाकी जो है आपको अपने पास से फंड मार्जिन मनी आपको अरेंज करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी एक वेयरहाउस प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा आपको बैंक नहीं देगा। आपके पास भी एक मार्जिन मनी या एक फंड होना चाहिए जिससे आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो रूरल में वेयरहाउसिंग होती है उसमें क्या बैंक फिनांस करता है।
देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो रूरल वेयर हाउसिंग होती है, उस रूरल वेयर हाउसिंग के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है, नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है रूरल वेयर हाउसिंग को प्रमोट करती है। नाबार्ड आरबीआई के थ्रू मिलके रूरल वेयर हाउसिंग को प्रमोट करती है और आपको सब्सिडी देती है। अगर आप जहां भी वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, अगर आपकी लैंड को सर्वे में शॉर्टलिस्ट किया गया है नाबार्ड की तरफ से, तो नाबार्ड आपको लोन देता है और वो सब्सिडी भी प्रोवाइड कराता है। और ऑलमोस्ट हर स्टेट में नाबार्ड के थ्रू ही या गवर्नमेंट संस्थाएं ही उसमें स्टोरेज करती हैं और वो आपको किराया देती हैं। मेन जो है अर्बन वेयर हाउसिंग की अगर बात करें, तो अर्बन वेयर हाउसिंग में जो प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, उसमें फंड जो है आपको प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक से लेना पड़ता है। तो आपको ऐसा कुछ प्रूफ देना पड़ता है जिससे बैंक को लगे कि हाँ, ये जो लैंड है, ये लैंड जो है वेयर हाउस के लिए जा रही है और ये कंपनी इतने साल के लिए ले रही है। तो बैंक को इजी हो जाता है लोन देना। उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जब आप बैंक को देते हो तो बैंक वो आपको लोन दे देता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक वेयर हाउस प्रोजेक्ट करने से पहले आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ जो लोग अर्बन या नगर पालिका क्षेत्र में या अर्बन वेयर हाउसिंग में आना चाहते हैं या अर्बन वेयर हाउसिंग में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी लैंड का एनए, यानी आपका लैंड, आपकी जो भी लैंड है, जिस जगह पे है, उसका लैंड यूज क्या है। अगर वो एग्रीकल्चर है तो उसका लैंड यूज आपको चेंज कराना पड़ेगा। जो भी अथॉरिटी उस लैंड के लिए सुटेबल है या लगती है, ग्राम पंचायत लगती है तो ग्राम पंचायत आपका लेआउट या आपका लैंड यूज चेंज करेगा। जिला पंचायत लगता है तो जिला पंचायत उसको चेंज करेगा। या कोई भी अथॉरिटी जो आसपास, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ आपकी लैंड है तो वो इंडस्ट्रियल जोन आपका लेआउट अप्रूव करेगा या आपका लैंड यूज चेंज करेगा। लेआउट की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप लैंड यूज चेंज कराने जाते हैं तो आप पर्पज बताते हैं कि इस पर्पज के लिए हम अपना लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं। तो उसके साथ आपको वेयर हाउस का लेआउट भी देना होता है। तो वो लेआउट अगर वो अथॉरिटी अप्रूव करती है तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाता है वहां पे बिल्ड टू शूट वेयर हाउस का एग्रीमेंट करना, क्योंकि कंपनी एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहती है जिसके पास ना कोई लैंड यूज चेंज हुआ है, ना कोई उसका लेआउट अप्रूव हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेयर हाउस प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कंपनी आएगी तो मैं अप्रूवल के लिए जाऊंगा, कंपनी पहले शॉर्टलिस्ट करेगी तब हम अप्रूवल के लिए जाएंगे। आपकी बात कहीं ना कहीं सही है कि क्योंकि अप्रूवल में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अगर आपको वेयर हाउस का प्रोजेक्ट करना है तो ये ध्यान रखिए कि आपको ये लेआउट प्लान या लैंड यूज दोनों का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ये लेने से कंपनियों को ये भरोसा हो जाता है कि ये जो कस्टमर है ये सीरियस है वेयर हाउस बनाने के लिए या इस बिजनेस में आने के लिए। तो वहां पे कंपनियां बिल्ड टू शूट वेयर हाउस का एग्रीमेंट जल्दी साइन करती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने वेयर हाउस का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग किसी प्रोफेशनल कंपनी से बनवाने की जरूरत है, क्योंकि फुटिंग का ड्राइंग, पेरीफेरी का ड्राइंग कि कितना एरिया आप वेयर हाउस के चारों तरफ छोड़ रहे हो, कितने फीट की कैनोपी होगी, उसकी सेंटर हाइट क्या होगी, फ्लोर कौन सा होगा, फुटिंग की ड्राइंग मैंने आपको बताया, फुटिंग की ड्राइंग, पिलर कहाँ कहाँ कितने दूरी पे लगने हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनियां क्या होता है ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती हैं कि अगर फुटिंग की ड्राइंग उनके हिसाब से नहीं बनी तो उनके जो उनका जो रैक है वो रैक वहाँ फिट नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आर्किटेक्ट आपको मिला, आपने उसका ड्राइंग बना दिया और आपका काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंपनियां क्या होता है ना, ड्राइंग में वो देखती हैं कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कितना डिस्टेंस है,
उसमें मेरा जो रैक है वो फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कई टीमें मिलकर ये डिसाइड करती हैं, उनकी ऑपरेशनल टीम, उनकी रियल एस्टेट टीम और उनकी कई टीमें मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि ये ऑपरेशन वाइज क्या क्या चीज़ें इस लेआउट में चेंज हो सकती हैं। तो एक प्राइमरी लेआउट आपकी तरफ से बनता है, फिर कंपनी उसको चेंज करके एक फाइनल लेआउट बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंपल लेआउट बना दिया और सिंपल लेआउट बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको आपने कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने वेयरहाउस को बना दिया, अब कंपनी आगे कह रही है साहब ये तो मेरे हिसाब से बना ही नहीं है, इसमें तो ये चेंज करिए, आप ये चेंज करिए, यहाँ पे शटर दीजिए, यहाँ पे पार्किंग दीजिए। तो ये परेशानियां बाद में आती हैं और बाद में आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्लान करके अगर वेयरहाउस बना रहे हैं तो ये सब परेशानियों से आप बच सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई वेयरहाउस प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो लैंड है उस लैंड में मैक्सिमम पार्किंग एरिया या पेरीफेरी यानी चारों तरफ, वेयरहाउस के चारों तरफ गाड़ियों के मूवमेंट के लिए आप बिल्कुल जगह छोड़िए। इससे क्या होता है, जब भी कोई कंपनी वेयरहाउस के अंदर आती है तो उसको लगता है कि ठीक है यार, ये वेयरहाउस मेरे सूटेबल है और मेरा ऑपरेशन यहाँ स्मूथली हो सकता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एक फंड का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा आपको लेआउट में क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप लेआउट और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी कंपनी बिल्ड टू शूट में आपके साथ एग्रीमेंट कर लेगी, और एग्रीमेंट करने के बाद अगर कंपनी वो वहाँ से जाती भी है तो दूसरी कंपनी आपके पास तैयार रहेगी, क्योंकि आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये वेयरहाउस बनाया है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लानिंग के साथ वेयरहाउस बनाते हैं, पूरा लेआउट डिज़ाइन या वो सारी चीज़ें करते हैं, तो जितना जितना स्मूथ कंपनी का ऑपरेशन होगा उस प्रेमाइसेस में, गाड़ियों का मूवमेंट, पार्किंग से लेके उसका जो रोड है, बहुत सारे पेवर ब्लॉक के रोड्स बन रहे हैं, बहुत लोग आरसीसी रोड्स बना रहे हैं। तो जितना स्मूथ कंपनी का ऑपरेशन होगा उतना ही कंपनियां आपको वेयरहाउस को प्रेफर करेंगी, उसका अच्छा किराया भी मिलता है। तो जब भी आप कोई वेयरहाउस बनाएं तो प्रॉपर लेआउट का प्लानिंग करें, उसके हिसाब से आप लैंड यूज अपना चेंज कराएं। ये प्रिपरेशन करने के बाद कंपनी को लगता है कि ये जो बंदा है या ये जो कस्टमर है ये बहुत सीरियस है वेयरहाउस बनाने के लिए। अगर आप भी कोई वेयरहाउस प्लान कर रहे हैं या कोई वेयरहाउस बनाना चाहते हैं तो आज ही अपनी लैंड की डिटेल हमारी वेबसाइट warehousewale.com पे डालें। हम आपको बेहतर और सूटेबल क्लाइंट देंगे। थैंक यू सो मच।